नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की जो संचयन बुक है उसका लेसन नंबर 2 जिसका नाम है स्मृति, इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके लेखक कौन है, स्मृति किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है यह श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। तो भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक को अपराध मिलने की सजा की आशंका हुई। उनका जो डर हुआ वो किसका हुआ, अपराध मिलने की सजा का। और भाई के द्वारा लेखक की पिटाई होने की भी संभावना थी। उन्हें लगा कि लेखक को यह महसूस हुआ कि बड़े भाई उनको बुला रहे हैं तो कहीं मुझे लगता है कि अपराध ना मिले, मुझे सजा ना मिले, उसका डर था उनके अंदर। और भाई के द्वारा लेखक की पिटाई, और उस डर से उनको ये भी डर लग रहा था कि कहीं भाई मेरी पिटाई ना कर दे, वो भी उनकी संभावना, उनको डर बसा हुआ था। इसीलिए लेखक के मन में भाई द्वारा मार खाने का भय था कि जब वो घर लौटते समय वो उनके मन में यही डर था कि कहीं भाई मुझे मारे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्ची की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली, लेखक कहाँ पढ़ने जाते थे, मक्खनपुर। तो उनकी जो टोलियां जाती थी बच्चों की, वो रास्ते में एक उनका क्या पड़ता था, कुआं पड़ता था, उसमें वो लोग ढेला को क्यों फेंकते थे। तो यहाँ पे आंसर में बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, स्कूल जाते हुए बच्चों को रास्ते में एक कच्चा कुआं मिला। अब वो बच्चे क्या करने लगे, उस कुएं में झांकने लगे। उनका मन किया कि चलो इस कुएं में देखते हैं। और बच्चे ने कुएं में तो झांका, और कुएं में झांककर क्या किया, ढेले को भी फेंका, जिससे बच्चों का मन था कि ढेला फेंकने से कैसी आवाज निकलती है उसे सुनने की। जब भी बच्चे उस कुएं में क्या करते हैं, ढेला को फेंकते हैं, तो उनको एक आवाज सुनाई देती है और उनको वो आवाज अच्छा लगता है और वो सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए वो क्या करते थे, उस कच्चे कुएं में ढेले को फेंकते थे। ढेला मतलब पत्थर बोला यहाँ पे। और ढेले की आवाज सुनने के बाद बच्चों को अपनी प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। जब वो पत्थर को फेंकते हैं तो एक आवाज निकलती, तो वो सोचें कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी ही ध्वनि को, प्रतिध्वनि को सुनते हैं। लेकिन कुएं में ढेला फेंकते ही अंदर से एक फुसकार की आवाज सुनाई पड़ती है। कैसी आवाज सुनाई पड़ती है, फुसकार की आवाज। अब फुसकार की आवाज कौन निकालता है, सांप निकलता है। तो ढेला फेंकने से सांप क्रोधित हो जाता है और वो क्या करने लगता है, फुसकारने लगता है, फुसकार की आवाज आने लगती है। और इस फुसकार की आवाज जब बच्चे सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उन्हें इतना मजा आता है। और यही कारण था कि गांव से मक्खनपुर जाते और वहां से लौटते समय बच्चे प्रायः क्या करते थे, डेली कुएं में ढेले फेंकते हुए ही जाते थे। तो यहाँ पे क्यों फेंकते थे, क्योंकि उस कुएं के अंदर से क्या होता था, एक आवाज निकलता था, उसके अंदर क्या था, एक सांप था और वो फुसकारता था और उन लोगों को उस सुनकर बहुत ही आनंद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं। यह बात अब तक स्मरण नहीं। मतलब अब तक स्मरण का मतलब यहाँ पे हो रहा है याद नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट कर रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस बोला गया है इसमें कि सांप ने फुसकार मारी नहीं और सांप ने ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक उनको याद नहीं, स्मरण नहीं। किसी घटना के क्रम में, आंसर है किसी घटना के क्रम में जब कोई दूसरी गंभीरतर घटना हो जाती है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि पहले की कम गंभीर घटना पर से लोगों का ध्यान हट जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा साथ कोई घटना घटा है, ठीक है, कोई समस्या आई है और उस समस्या से बड़ी समस्या अचानक से आ जाए, उसी समस्या में क्या बड़ी समस्या अचानक से आ जाए, तो छोटी समस्या में क्या होती है, याद नहीं रहती है, कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ
बड़ा समस्या ही उनको एक समस्या लगता है। तो लेखक इधर ढेला गिराया, लेखक ने क्या किया, इधर ढेला गिराया और सांप ने क्या किया, फुसकारा। जैसे ही ढेला गिराते हैं कुआं में, सांप फुसकारता है। लेकिन टोपी उतारने के साथ चिट्ठियों को कुएं में गिरते देख लेखक क्या हो जाते हैं, हतप्रत हो जाते हैं, मानो उन पर क्या गिर गई, बिजली गिर गई। अब वो उस टोपी के अंदर तो चिट्ठी रखे रहते हैं जो उनके बड़े भाई उनको दिए रहते हैं पोस्ट करने के लिए। जब वो ढेला फेंकते हैं अपनी टोपी को पकड़कर ऐसे उतार के, जब ढेला फेंकते हैं ऐसे, तो क्या होती है, कुएं में चिट्ठी गिर जाती है। अब तो क्या हुए, जब कुएं में चिट्ठी गिरते देखते हैं तो लेखक पूरी तरह से हतप्रत हो जाते हैं। कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो उनके ऊपर क्या गिर गई, एक बिजली ही गिर गई हो। एक तरफ सांप की फुसकार सुनने का मजा, तो दूसरी तरफ चिट्ठियों के कुएं में गिरने से उत्पन्न अपराध बोध। दोनों बातों से एक साथ होने से चिट्ठियों वाली बात क्या हो गई, प्रधान हो गई। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो बातें हो रही हैं। एक तरफ तो सांप की फुसकार सुनने का मजा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चिट्ठियां क्या हो गई, कुएं में गिर गई। अब दोनों ही अपराध बातों से ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन चिट्ठी वाली बात प्रधान हो गई। क्यों? क्योंकि अब उन्हें उस सांप की फुसकार गौड़ नहीं लग रही है। ठीक है, सांप वाली बात प्रधान हो गई और सांप वाली बात क्या हो गई, गौड़ हो गई, छुट्टी हो गई। चिट्ठी वाली बात क्या हो गई, मुख्य हो गई। तो यही कारण था, यही से लेखक ने कहा कि सांप से ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अभी तक उनको याद नहीं। उनको क्या याद है कि हमारी चिट्ठी सांप कुएं में गिर गई सांप के पास, बस उन्हें इन्हीं चीजों का डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? अब यहाँ पे आपको बताना है वो जो चिट्ठी जो थी, वो जो कुएं से निकालने का निर्णय लिया था, उसका मेन कारण क्या था। अब चिट्ठियां कुएं में गिर जाने के कारण लेखक के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि यदि उन्होंने इस बात को बड़े भाई को बता दिया, अब उनके बड़े भाई को यदि पता चल गया कि ये चिट्ठी क्या हो गई, कुएं में गिर गई, तो उनकी क्या होगी, खूब पिटाई होगी। और यदि नहीं बताते हैं, बताने से तो पिटाई होगी, और यदि नहीं बताते हैं तो क्या हो जाएंगे, अपराध बोध से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वो एक अपराधी कहलाएंगे। लेखक झूठ नहीं बोलना चाहते थे, वो झूठ बोलकर अपराधी नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए लेखक ने क्या किया, खतरे को आमंत्रित किया और चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? अब सांप का तो ध्यान बटाना है, इधर उधर बटा के क्या करना है, उस चिट्ठी को निकालना है। तो उस चिट्ठी को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या युक्तियां अपनाई? तो सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कुएं की बगल से क्या किया, एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे लेकर सांप की दाईं ओर फेंक दिया। वह क्या किया, उस पर झपटा, सांप ने उस पर झपटा। इसके बाद लेखक ने सांप के बाईं ओर डंडा, लेखक के सांप के बाईं ओर क्या था, डंडा था, डंडे को खींचा तो सांप ने क्या किया, उसके दूसरी तरफ से वार किया। मतलब डंडे पर क्या किया, वार किया दूसरी तरफ से। जब दाईं ओर मिट्टी फेंका तो दाईं ओर झपटा सांप। जब बाईं ओर जब वो दाईं ओर गया तो बाईं ओर से लेखक ने क्या किया कि डंडे को निकाला। जब वो निकाला तो क्या किया, सांप ने उस डंडे पर फुसकार मारी, और यदि उस बीच में डंडा नहीं होता तो शायद सांप उनके पैर में दांत गड़ा दिया होता। तो ये युक्तियां उन्होंने बनाकर चिट्ठियों को सांप का ध्यान को बटाया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को जो निकालें, उनकी जो साहसिक घटना थी कि उस सांप से हमें चिट्ठी को निकालना है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। लेखक और उनके छोटे भाई उस समय कितने साल के थे जब ये घटना हो रही थी? मात्र 11। लेखक 11 साल के और उनका जो छोटा भाई था वो 8 साल का था। लेखक ने कुएं में उतरने के लिए 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा।
अब ये 5 धोतियां कौन कौन सी थी? अब कुछ रस्सी भी जोड़कर कुएं की गहराई में के बराबर बनाया। एक 2 धोती जो वो लोग पहने थे, 2 धोती उनके माथे पर था और 1 धोती जो उनकी मां ने उनको चना भुनने के लिए दिया था। तो इस तरह 5 धोतियों को उन्होंने क्या किया? बांधा और धोती के अंतिम छोर में डंडे को बांधा और कुएं में गिरा दिया उसको, और उसके दूसरे सिरे को डेंग से बांधकर छोटे भाई को दे दिया कि उसे मजबूती से पकड़े रहे, और उसको पकड़ने के लिए कह देते हैं कि इसको मजबूती से पकड़े रहो। अब लेखक क्या करते हैं? लेखक सोचते हैं कि चलो नीचे उतरकर डंडे से सांप को मार देंगे और मारकर चिट्ठी को क्या करेंगे? बाहर निकाल लाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। वहां पे जो घटना हुई, रियलिटी जो हुई, वो तो कुछ और ही बताती है। लटकती धोती के सहारे जब लेखक कुएं में उतरने लगे तब धरातल पर, मतलब नीचे धरती पर 4-5 गज की दूरी पर ही सांप की स्थिति दृष्टि नजर में आ गई। मुश्किल से 4-5 गज की दूरी में ही अंदर गए कि उनको सांप दिखाई देने लगा, और सांप फन फैलाए धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा लहरा रहा था। वो क्या कर रहा था? सांप धरातल से अपना फन फैलाकर, धरती से नीचे जमीन जो था मिट्टी, उससे फन फैलाकर ऊपर उठाकर बैठा हुआ था, मानो वो लेखक के उतरने की क्या कर रहा था? प्रतीक्षा कर रहा था। अब क्या हुआ फिर उसके आगे? उसकी जो पूंछ थी और पूंछ के समीप का जो भाग था वो कहाँ था? धरती पे था। फन तो धरती से ऊपर था, फहराया हुआ था, लेकिन उसका जो पूंछ, अब पूंछ के सांप का जितना भी भाग था वो कहाँ था? धरती पर था। कुआं कच्चा था, मिट्टी था, और उसका व्यास जो था वो भी क्या था? बहुत ही कम था। उसका जो व्यास था वो क्या था? बहुत ही कम था। उसमें पानी भी नहीं था। अब लेखक को कुएं के बीचों बीच क्या करना था? उतरना था। ऐसे में अगर लेखक का पैर धरातल पर टिकता तो सांप से उनसे पैर की दूरी केवल 1.5 या 2 फुट ही होती। इतनी दूरी पर तो सांप पैर रखते ही क्या कर देता? डस लेता, उन पर वार कर लेता। और अगर बहुत दूरी बनाकर भी लेखक नीचे उतरते तो भी सांप और लेखक के पैर के बीच की दूरी मुश्किल से 4 फुट ही से ज्यादा नहीं होती। और ऐसी दशा में डंडे से सांप को मार डालने की कल्पना कोरी कल्पना बनकर रह गई, क्योंकि डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए। अब छोटा जगह होने के कारण वो सोचे थे सांप को मारकर चिट्ठी उठा लेंगे, लेकिन जगह छोटा था। अगर वो सांप को मारने जाते तो सांप क्या करता? वो उन्हें काट लेता। तो इसीलिए ये जो उनकी जो कल्पना थी, जो वो सोच के रखे थे कि ये करेंगे, वो क्या रह गया? वो अब नहीं हुआ। अब इधर लेखक को यह एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? वो दोनों हाथों से धोती को पकड़कर अपने पैर कुएं के बगल से सटाकर लेखक कुएं के धरातल पर खड़े हो गए, और सांप आप लेखक क्या हो गए? दोनों आमने सामने हो गए। अब जब दोनों आमने सामने आ गए तो अब लेखक ने डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाने की कोशिश की। अब डंडा जैसे ही चिट्ठियों के पास पहुंचा कि सांप ने क्या किया? फंकार के साथ उन पर अपना विष उड़ेल दिया। अब लेखक डर गए और डर कर ऊपर उछलकर कुछ दूर खड़े हो गए। छोटा भाई भी डर कर रोने लगा कि क्या हो गया भाई के साथ। अब लेखक ने चिट्ठियों को क्या किया? एक छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब सांप के पास से डंडे को उठाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसीलिए लेखक ने कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसकी दाईं ओर फेंकी और उस पर सांप ने लेखक पर झपझपटा तो लेखक तुरंत उसके हाथ से तुरंत वहां से डंडा उठा लिया। लेकिन इस बार भी सांप ने दूसरी ओर वार किया और डंडे के ही कारण लेखक बच गया, वरना सांप क्या करता? लेखक के पैर को ही डस लेता। अब केवल हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर धीरे धीरे चढ़े, और यह कोई आसान काम न था, यह बहुत ही साहसिक काम था। तो ये आपको मैंने पूरी घटना बता दिया। लगभग ये समझ जाइए कि यह स्मृति का सारांश ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद बहुत सारी बाल जो शरारतें होती हैं, बचपन की शरारतें, उनका पता चलता है। जैसे यहाँ पे जो पहला है वह है बच्चे खेलते समय यदि यह भूल जाते हैं कि समय अनुसार घर लौटकर जाना चाहिए। जब वो खेलते हैं तो उनको समय का पता नहीं चलता है कि हमें घर भी जाना है, बहुत समय हो गया। दूसरा,
बच्चे न ही कड़ाके की ठंड में ठंडी लगने की परवाह करते हैं और न ही लू में झुलस जाने वाली जानलेवा गर्मी की परवाह करते हैं। जब वो खेलते हैं तो उन्हें न ठंडी की परवाह होती है न ही गर्मी की। बच्चे अभिभावकों की पहुंच से दूर खेल कूद में मशगूल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो परिवार से दूर रहकर खेल कूद में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद्यालय जाने के मार्ग में बच्चे बीच बीच में दूसरे आकर्षण में भी फंस जाते हैं। अगर वो स्कूल जा रहे होते हैं तो बीच में कोई और ऐसी आकर्षण वाली चीज मिल जाती है जिससे उनका नजर उन आकर्षण वाली चीजों पे चला जाता है और बीच के काम को ही, और वो जो बीच में आकर्षण वाला काम होता है उन्हीं को वो अपना क्या समझ लेते हैं, बहुत ही मुख्य काम समझ लेते हैं, मेन काम समझ लेते हैं। और विद्यालय जाना जो होता है उनका क्या हो जाता है, गौड़ काम हो जाता है, मतलब वो मुख्य नहीं होता है। बच्चे अपनी टोली में सामूहिक रूप से भी शरारतें करते हैं। नेक्स्ट, कुएं में झांकने और उनकी प्रतिध्वनि सुनने, सांप को छेड़ने, बिल के पास सांप देखने या सांप को बिल से निकालने की तरकीब ढूंढने में बच्चों को क्या होता है, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट जो है, सांप पर ढेला फेंक कर उसकी फुसकार सुनने में भी बच्चों को बहुत मजा आता है और कभी कभी वे कोई दुस्साहसिक कार्य भी इसी कारण कर बैठते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, इसका क्या आशय है। तो मनुष्य का जो भावी योजनाएं बनाते हैं उनमें सफल होने का अनुमान भी करता है। जैसे सफलता का पक्ष उसे दिखाई देता है, लेकिन असफलता का पक्ष उसकी दृष्टि से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है। जब कोई भी मनुष्य कोई योजना बनाता है तो उनको उसमें सफलता ही दिखता है और असफलता क्या हो जाता है, ओझल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी सोच का ठीक उल्टा परिणाम सामने आता है। वो सोचते हैं कि हम इस योजना में सफल हो जाएंगे और वो सफल न होकर असफल हो जाते हैं। अब यहाँ पे लेखक को देख लिए कि लेखक कुएं में घुसने से पूर्व यह योजना बना रहे थे कि वे सांप को आनन फानन में मार डालेंगे और क्या करेंगे, लेकिन वो मारते नहीं बल्कि वे और सांप आमने सामने पड़ गए तो अपनी योजना दुष्कर प्रतीत होने लगी। अब जब वो मारने गए लेकिन नीचे तो सांप पूरा तैयार है डसने के लिए, तो जब वो सामने देखते हैं कि सांप पूरी तरीके से तैयार है, जगह भी कम है, मैं उसे मार नहीं सकता, तब उनकी योजना क्या हो गई, कमजोर हो गई। अब मनुष्य चाहता कुछ है किंतु ईश्वर की इच्छा क्या होती है, कुछ और होती है। तभी क्या होती है, मनुष्य की योजना और अनुमान का क्या हो जाता है, मिथ्या हो जाते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। यही इसका भाव हुआ आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फल तो किसी और दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इसका मतलब है कि अगर मनुष्य जो चाहता है वह हो ही जाए तो मनुष्य के हृदय में उस अदृश्य शक्ति परम पिता परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अब लेखक ने सोचा था कि कुएं में मस्ती से उतरकर वे सांप को क्या करेंगे, मार गिराएंगे, लेकिन सांप को ईश्वर की दी हुई आयु थी, इसलिए लेखक के लाख चाहने पर भी सांप मनुष्य का शिकार नहीं हो सका। उल्टे लेखक को अपना काम सिद्ध करना भी भारी जान पड़ रहा था। तो ये था स्मृति का प्रश्न उत्तर। तो आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें देखकर समझें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।